हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस 2026 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसीडर ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड ए कॉइल विथ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया S एंड लेंथ D, वेयर D स्क्वायर मच ग्रेटर देन S। देखिए इस सर्किट में यहाँ सर्किट डायग्राम दिखाया हुआ है। इस सर्किट में एक AC सोर्स है, AC वोल्टेज सोर्स है और एक कैपेसिटर से कनेक्टेड है और यही आके एक कॉइल से कनेक्टेड है। इसी कॉइल का एरिया दिया है S और लेंथ दिया है कॉइल का D और इस कैपेसिटर कैपेसिटेंस C लिखा है और इस कॉइल के लिए लिखा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैपिटल N। there is another coil of length D by 2, cross sectional area S by 2 and 2n turns per unit length completely inside the larger coil as shown in the figure। अब देखिए यहाँ डॉटेड लाइन से बनाया है, पता नहीं फिगर में आप लोगों को साफ दिख रहा है कि नहीं। डॉटेड लाइन से बनाया गया है, एक छोटा कॉइल है जिसका लेंथ दिया है D by 2 और क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखा है कितना S by 2, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है 2n है इस छोटे से कॉइल में, इनसाइड जो कॉइल है। The ends of this smaller coil are connected with each other by an insulated conducting wire। अब इन दोनों एंड को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, मतलब इस इनर कॉइल को शॉर्ट कर दिया गया है, एक दूसरे एंड से एक एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट कर दिया गया है कंडक्टिंग वायर से। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लार्जर कॉइल इज L। बड़े से कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस दिया है L, नेग्लेक्टिंग एज इफेक्ट्स एंड ऑल द ओमिक रेजिस्टेंस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज। अब इस सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम लोगों को बताना है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन में आपका सेल्फ इंडक्टेंस भी है और चूंकि दो कॉइल यहाँ दिया हुआ है डायग्राम में तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है। तो हम लोग को यहाँ इस कॉइल्स का दो कॉइल जो एक दूसरे के इनसाइड प्लेस किया हुआ है, इसका हम लोगों को इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना होगा, तभी जाके हम लोग, चूंकि ये तो एलसी सर्किट है, एलसी सर्किट का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आप लोग पढ़े होंगे 1/√LC। तो बस इस सर्किट में क्या है कि दो कॉइल को एक दूसरे के इनसाइड प्लेस किया हुआ है, डेटा सब दिया हुआ है, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हम लोग को यहाँ L इक्विवेलेंट निकालना है, क्योंकि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो C दिया ही हुआ है, बस हम लोग का काम है L इक्विवेलेंट निकालना। अब L इक्विवेलेंट के लिए हम लोग को सबसे पहले दोनों कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना होगा, फिर दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना होगा। देखिए इसी डायग्राम को यहाँ क्लियरली दिखाया गया है। ये बाहर वाला कॉइल आपको दिख रहा होगा, बड़ा सा कॉइल, और इसके इन साइड एक छोटा कॉइल है, यही लिखा हुआ है, और बड़े कॉइल का लेंथ दिया हुआ है D और छोटे कॉइल का लेंथ दिया हुआ है D/2 और छोटे कॉइल के दोनों एंड को आपस में कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ से कंडक्टिंग वायर आया और इस रास्ते दोनों कॉइल के बीच से जाके उस साइड कनेक्ट हो गया। ये वही आपका सर्किट है, ये कैपेसिटर कनेक्टेड है और AC वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है इस सर्किट से। अब देखिए सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इस बड़े से कॉइल में कहीं भी करंट दिखा लेते हैं, मान लीजिए यही दिखाते हैं, चूंकि इसी AC वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। तो यहाँ से बड़े से कॉइल में अगर करंट जा रहा है, मान लीजिए हम लोग I1, तो इस करंट के वजह से सबसे पहले बड़े कॉइल का हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे फ्लक्स। अब इस I1 करंट के कारण मैग्नेटिक इंडक्शन कितना प्रोड्यूस होगा कॉइल में, तो ये आप लोग जानते हैं μ0Ni, लॉन्ग सोलेनोइड के इनसाइड μ0 n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये 2n दिया हुआ है, सॉरी n दिया हुआ है बड़े कॉइल के लिए, 2n दिया हुआ है छोटे कॉइल के लिए। तो μ0n और करंट है I1, ये मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। अब अगर मैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, और बड़े कॉइल के लिए हम लोग लिख रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस, तो बड़े कॉइल के एरिया से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया दिया हुआ है S, तो ये हो गया बड़े कॉइल के एक टर्न से, बाहर वाले कॉइल के एक टर्न से फ्लक्स। अब टोटल लेंथ है D और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N, तो N इंटू D हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। N है यूनिट लेंथ में, एक लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स, और टोटल लेंथ है D, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा N इंटू D। तो ये हो गया ब्रैकेट आपका एक टर्न से फ्लक्स और टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिए, यही आ गया आपका टोटल फ्लक्स। किसको? सोलेनोइड से, बड़े सोलेनोइड से, बड़े कॉइल से। और इसी को हम लोग लिख लेंगे L1 इंटू
I1। करंट चूंकि I1 एज्यूम किए हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस L1 एज्यूम कर लेते हैं। फ्लक्स आप लोग पढ़े होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो फ्लक्स इक्वल्स Li। अब यहाँ से हम लोग L1 का वैल्यू लिख लेते हैं। तो L1 देखिए क्या आ गया आपका म्यू नॉट N इंटू एन आ गया आपका N स्क्वायर S इंटू डी। I1 तो यहाँ से कैंसिल ही हो जाएगा, म्यू नॉट N स्क्वायर S इंटू डी। अब देखिए सेल्फ इंडक्टेंस बड़े कॉइल का दिया हुआ है इस क्वेश्चन में L। तो अब अगर इस डेटा का हम लोग यूज कर लें तो L1 का वैल्यू यही आ गया L। अब इसी तरह से L2 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज कर लेते हैं L2 इनर कॉइल जो है स्मॉलर एरिया का। तो L2 इक्वल्स म्यू नॉट और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनर कॉइल में दिया है 2n, 2n का स्क्वायर, एरिया दिया है S/2 और लेंथ भी दिया है D/2। अब ये वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, म्यू नॉट और 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट N स्क्वायर S इंटू डी, म्यू नॉट N स्क्वायर S इंटू डी, मतलब ये L2 भी सेल्फ इंडक्टेंस आ गया आपका L। अब हम लोग सॉल्व करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए अगर हम लोग आउटर कॉइल का करंट कंसीडर करें और इनर कॉइल से फ्लक्स लिखें, तो आउटर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड, फिर से फ्लक्स ही लिख रहे हैं लेकिन इस बार म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, तो म्यू एम, ये सेल्फ इंडक्टेंस के लिए था ऊपर वाला। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए फ्लक्स, आउटर कॉइल से करंट जो I1 जा रहा है इसके कारण मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N और इनटू करंट है I1, म्यू नॉट NI, ये B हो गया। B में अब इनर कॉइल से चूंकि हम लोग को फ्लक्स लिखना है तो इनर कॉइल का एरिया चाहिए। इनर कॉइल का एरिया कितना दिया है S/2, तो म्यू नॉट इंटू एरिया, यही हो गया फ्लक्स एक टर्न से। अब अगर इनर कॉइल का हम लोग बात करें तो इनर कॉइल में 2n दिया है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो 2n इंटू और लेंथ है कितना D/2, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये म्यू नॉट NI1 इंटू S/2, ये एक टर्न से फ्लक्स निकला इनर कॉइल के, और नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया टोटल, तो ये टोटल फ्लक्स निकल गया इनर कॉइल से। और करंट किस में है, आउटर कॉइल में। तो दो कॉइल अगर है, एक कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है और दूसरे से हम लोग अगर फ्लक्स निकाले हैं तो यही होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट M और इनटू करंट I1। अब यहाँ से अगर M का वैल्यू हम लोग सॉल्व करें तो देखिए ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया और M इक्वल्स आ गया यहाँ से, दिस इम्प्लाइज M इक्वल्स म्यू नॉट N स्क्वायर, N दो बार आ गया, I1 तो कैंसिल हो गया, S इंटू डी और एक 1/2 बच गया। देखिए यही वैल्यू म्यू नॉट N स्क्वायर S इंटू डी L था, म्यू नॉट N स्क्वायर S इंटू डी, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू आ गया कितना आपका L/2। अब देखिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि करंट I1 जो है ये तो मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि ऐसी सोर्स है किसी टाइम ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पर रहेगा तो ये नेगेटिव, और फिर नेक्स्ट हाफ में ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो करंट तो चेंज कर रहा है, दूसरे एसी सोर्स है तो टाइम का फंक्शन भी होगा। करंट जब चेंज कर रहा है तो इस इनर कॉइल से, इनर कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो अपने कॉज को अपोज करता है। तो इस इनर कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा इसको हम लोग अगर I2 एज्यूम कर लें, डायरेक्शन अपोज ही करेगा, ये I2 इनर कॉइल का करंट है, ब्लू वायर जो दिख रहा है इनर कॉइल में। तो अब दोनों का फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करेगा, और अब हम लोग नेट ईएमएफ लिखते हैं, नेट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड इन कॉइल 1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड इन कॉइल 2। तो कॉइल 1 के लिए हम लोग V1 अगर लिख लें तो V1 इक्वल्स लिख सकते हैं, देखिए सेल्फ इंडक्टेंस के कारण पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा L1 di1/dt। LdI/dt पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर के अक्रॉस पढ़े होंगे आप लोग, तो L1 di1/dt, ये मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं अभी, और चूंकि दोनों अपोज कर रहा है तो माइनस, ये भी अब हमको अभी नहीं पता है कि ये नेगेटिव कि ये नेगेटिव, लेकिन दोनों में से एक नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नेगेटिव है। उल्टा भी आप एज्यूम कर सकते हैं, म्यूचुअल वाले को पॉजिटिव और सेल्फ वाले को नेगेटिव, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए L1 di1/dt, ये सेल्फ इंडक्टेंस के कारण पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कॉइल 1 में, और दूसरे के कारण पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M इंटू di2/dt, म्यूचुअल इंडक्टेंस कारण
इस कॉइल के कारण इससे जो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। तो L1 di1 बाई डी टी माइनस एम di2 बाई डी टी। अब इसी तरह से अगर V2 हम लोग लिख लें तो V2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस कारण यहाँ भी पॉजिटिव मान लेते हैं, तो L2 di2 बाई डी टी, और अब बाहर वाले कॉइल के करंट के कारण जो पोटेंशियल इसमें प्रोड्यूस होगा माइनस, म्यूचुअल को नेगेटिव लिखे हैं, पहले ही बोले कि आप एक को पॉजिटिव लिखेंगे तो दूसरे को नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है, माइनस एम, और ये आ जाएगा di1 बाई डी टी। म्यूचुअल का मतलब ही होता है कि एक कॉइल के करंट के कारण दूसरे में चेंज, तो म्यूचुअल इनटू जब 2 से लिख रहे हैं तो करंट किसका आएगा, 1 का आएगा म्यूचुअल के कारण। अब देखिए इनर कॉइल को शॉर्ट कर दिया है तो किरचॉफ्स लॉ से, चूंकि क्लोज लूप बन गया तो किरचॉफ्स लॉ से नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इस V2 का वैल्यू आ जाएगा आपका 0। दिस इंप्लाइज यहां से हम लोग लिख सकते हैं L2 di2 बाई डी टी, यहाँ हम लोगों को di2 बाई डी टी का वैल्यू चाहिए तो di2 बाई डी टी ही निकाल लीजिए इस इक्वेशन से, सीधा di2 बाई डी टी इक्वल्स, ये वैल्यू आ गया आपका m di1 बाई डी टी और डिवाइड बाई L2, m बाई L2 di1 बाई डी टी, di1 बाई डी टी, और इस di2 बाई डी टी का वैल्यू V1 में पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू V1 आ गया कितना आपका, L1 di1 बाई डी टी माइनस m तो रहेगा ही, और di2 बाई डी टी का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं m बाई L2 di1 बाई डी टी। अब देखिए L2 का वैल्यू है L और m का वैल्यू है L बाई 2। अब यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करें तो di1 बाई डी टी कॉमन आ गया, di1 बाई डी टी, और क्या बचा ब्रैकेट में, देखिए यहाँ L1 है, L1 का वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं L माइनस एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, m आया है आपका L बाई 2, तो ये आ जाएगा L स्क्वायर बाई 4 और डिवाइड बाई L2, L2 का वैल्यू भी L ही है, इंटू L, यही आ गया आपका V1, मतलब आउटर कॉइल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स, इसको लिख सकते हैं, देखिए कितना, एक L तो कैंसिल हो जाएगा, एक L बचेगा, L माइनस L बाई 4, ये आ गया आपका 3L बाई 4 इंटू di1 बाई डी टी। अब यही देखिए 3L बाई 4, यही आपका आ गया L इक्विवेलेंट, इसी को हम लोग लिख सकते हैं L इक्विवेलेंट इंटू di1 बाई डी टी। अब L इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया, 3L बाई 4। अब देखिए यहाँ जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, तो पुट कर देते हैं ओमेगा में, ओमेगा इक्वल्स 1 बाई रूट अंडर 3L बाई 4 इंटू सी। अब 4 का रूट 2 बाहर आएगा और 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये ओमेगा का वैल्यू आ गया आपका 2 बाई रूट अंडर 3LC, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 2 बाई रूट अंडर 3LC, यही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो आंसर इसका हो जाएगा C। तो इस पेज में तो क्वेश्चन है और आंसर आपका, और इस पेज में आपका सॉल्यूशन है, देख लीजिए।